लोगों को डॉवर का कंसेप्ट ही नहीं पता। हक महर होता क्या है? अब एक बच्ची है, आप देखें ना, उसके खेलने के दिन है, इतनी अब हक महर का कंसेप्ट कौन समझाएगा? अब वो क्या वो समझाएंगे जिन पेरेंट्स को नहीं पता? रिसेंटली मैं एक मीटिंग में था, तो आप बिलीव करें, 19 साल की एक बच्ची कहती है कि सर ये चीज़ें आप हमें बता रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मतलब हमारा कंसेप्ट देखें, और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इन चीज़ों पे बात करें। बिल्कुल। ये उनकी लाइफ है, आपको उनकी परवरिश करनी है, तो यस। परवरिश आपने इस बेस के ऊपर करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट सरोज एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ आवर निकाहनामा सीरीज। एंड आज के एपिसोड में वी हैव बिन जॉइंड बाय मोहम्मद रफ़ीक सागर, जो कि एक एडवोकेट हैं ऑफ द हाई कोर्ट विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ वो 15 साल से सिखा रहे हैं फैमिली लॉज को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ कॉलेजेस में। उसके अलावा उन्होंने ट्रेन किया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को और ऑफिशियल्स को when it comes to women's rights, issues that have been faced by women in family courts, child abuse के cases, early marriage issues. And so आज के एपिसोड में हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ जो मैरिज लॉज हैं, चाहे वो सिंध में हैं, पंजाब में हैं, उसके अंदर हम डेल्व करेंगे कि किस तरह सोसाइटी, हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू इट, लॉज किस तरह इस्टेब्लिश हुए, क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, एंड विल गेट अ मोर लीगल परस्पेक्टिव, और उसके साथ साथ थोड़ा सोसाइटल परस्पेक्टिव भी हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स ऑफिशियली वेलकम हिम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी, जो बात आती है जब एज की, when it comes to marriage, चाहे वो which is applies to both men and women, जो कि अगर मैं सिंध की बात करूँ तो वो 18 है, एंड जो कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 के उसके अंदर। डू यू बिलीव कि इसके एग्जिस्टेंस के बावजूद, इसके इम्प्लीमेंटेशन की जब मैं बात करूँ, तो सिंध का क्या सिनेरियो है? थैंक यू मैम। असल जो हम बात करते हैं सिंध के लिहाज से, जी जी। सिंध में बेसिकली लॉज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो सिंध मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एज की अभी आपने बात की, 18 ईयर्स है, वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। एज का इशू नहीं है वहाँ पे अगर इशू है अवेयरनेस का है। वहाँ पे अगर इशू है तो लोगों को ये चीज़ समझने की कि लॉज है, उसकी एग्जीक्यूशन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। 18 ईयर एज है, पेनल्टीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 ईयर्स है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, पुलिस उनको जो है वो अरेस्ट कर सकती है, कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, फाइन है, और फाइन की भी लिमिट डिफाइन नहीं की गई, अनलिमिटेड फाइन है। तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करें वहाँ पे सिंध में, तो मैं मतलब जब हम कंपेयर करते हैं ना सिंध को पंजाब से, तो एज कंपेयर टू पंजाब जो है वो सिंध में लॉज अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये मैरिज रिस्ट्रिक्शन, जो अर्ली मैरिज रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। लेकिन वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं है, और रूरल एरियाज में तो बिल्कुल नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, वो बच्चों से पूछते तक नहीं है, और अर्ली मैरिजेस जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। थ्रू आउट पाकिस्तान जो है, अगर हम सिर्फ सिंध को देखें तो आप समझ लें कि मोर देन 50% सिर्फ सिंध में ये इश्यूज हैं कि बच्चों की बहुत जल्दी मैरिजेस कर जाती हैं। अब जो आपने बात की 18 ईयर्स की, इस्लाम में भी या लॉ में भी 18 ईयर्स ये मिनिमम एज है। 18 ईयर्स डजंट मीन कि आप 18 साल का बच्चा हुआ या बच्ची हुई आप उसकी शादी कर दें। आप उसका मैच्योरिटी लेवल देखें, आप उसका हेल्थ लेवल देखें कि क्या कल को ये लोग आगे चल के एक रिप्रोडक्टिव फैमिली जो है वो बन सकते हैं। आप उसकी मेंटल अप्रोच देखें बच्ची की। अब एक कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये एरिया टू एरिया जो है वो वेरी करता है। आप जब अर्बन एरिया में जाते हैं तो बच्चों की डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, मेंटल डेवलपमेंट, वो एक सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, एक हेल्थ का इम्पैक्ट होता है, फैसिलिटीज़ का इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, वहाँ पे जो फीमेल हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी ग्रोथ ना तो मेंटली उतनी डेवलप हो पाती है, ना उनके पास वो नॉलेज होता है। अब क्योंकि सिंध जो है वो आप कह लेंगे इतना
डिजर्वेटिव जो है वो एरिया है कि वहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं है, इवन बच्चों को तो बहुत दूर की बात है, पेरेंट्स को ये नॉलेज नहीं है। ओके। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट, लेकिन वो एक प्रॉपर काम नहीं है। मतलब आप जैसे देखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट है, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, जी। गवर्नमेंट पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो डिपार्टमेंट जो है वो उस लिहाज से वर्किंग नहीं कर पा रहे। एक जॉइंटली नीड है कि जी। लोगों में वो अवेयरनेस हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज करें, डिपार्टमेंट्स करें। लोगों को जब बच्चों की या फैमिलीज को ये जब बताया नहीं जाएगा कि ये आपके बच्चे के लिए, आपकी बच्ची के लिए ये बहुत हार्मफुल है, उनकी हेल्थ जो है वो ये नहीं डिजर्व करती कि दे आर गोइंग टू रन अ फैमिली बिजनेस और फैमिली सेटअप, जी। तो आप उनकी शादी नहीं करें। अभी 18 साल तो मिनिमम है ना। बिल्कुल। अब लेकिन हमें मिलते ही ऐसे हैं कि जो है ना वो 18 साल से कम बच्चों की वो होती है, और आप जब आप हेल्थ साइट पे जाके देखेंगे तो यस। मोस्टली जो है वो बच्चियां उनकी डेथ हो जाती है फर्स्ट डिलीवरी पे ही। तो अब वो क्यों इश्यूज हैं कि हम कभी इसके ऊपर सोचते ही नहीं है, वर्क ही नहीं करते कि बच्ची की जो हेल्थ है वो बहुत जरूरी है। यस। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्ची का जो है वो जब तक आप वो बॉय है या गर्ल है, जब तक उसका मेडिकल चेकअप ना हो, जी। मेडिकल ग्रोथ ना हो, उसको डिक्लेयर ना किया जाए, तब तक उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। 18 ईयर रिस्ट्रिक्शन जो है ये तो है ही है, जी। लेकिन अगर ये 20, 21, 22, अब देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो 20s के बाद जो है वो डेवलप करती है। जी। सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का या फिजिकल जो है वो ग्रोथ ही शादी के लिए इनफ नहीं है। यस। आपकी मेंटल अप्रोच बहुत जो है, आपको एक फैमिली रन करनी है, आपको बच्चों को उनको एजुकेट करना है नेक्स्ट। अब वो जो बच्चा है वो खुद ही एजुकेट नहीं है। अभी ये बहुत बड़ा इशू 2021-22 में इंग्लैंड में आया कि वहां पे 10-11 साल के बच्चे जो है, वो एक बच्ची थी 11 साल की और 12 साल का बॉय था, वो पेरेंट्स बन गए। अब उनको इशू इससे नहीं था कि वो, क्योंकि वो एक सेक्स फ्री कंट्री है, उनके लिए ये इशू नहीं था कि वो पेरेंट्स बन गए हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि ये अपना बचपन खो दिया इन्होंने, ये यस। उस बच्चे को कैसे डेवलप कर पाएंगे, ये तो खुद अभी बचपन में है, यस। तो नेक्स्ट वो उनकी ग्रोथ कैसे करें। अब वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मिनिमम जो चाइल्ड बर्थ के लिए रिक्वायरमेंट वो 20 होनी चाहिए ओके। मिनिमम। अब देखिए उनकी रिसर्च, उनके मतलब इम्पैक्ट्स, उनकी चीजें जो है वो इसके ऊपर देखें, और हम किन चीजों पे हैं। हमें जो है वो लोग जो क्या करते हैं, इस्लाम को आड़े ले लेते हैं। जी इस्लाम ने कहा कि जी बलूगत हो जाए, जो मेजर हो गए हैं उनकी शादी कर दिए, ये गलत है। इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस्लाम तो बेसिक आपकी नीड के ऊपर काम करता है। यस। इस्लाम तो कहता है कि यही घराना चलना है और इसके ऊपर जो है ना वो सारे काम है। तो इस्लाम ने इंसान पैदा करने के लिए कहा है, भेड़ बकरियां पैदा करने के लिए नहीं कहा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों में, इस्लाम के लिहाज से भी, दीन के लिहाज से भी, साइंटिफिकली भी और मेडिकली भी। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस दें कि जी 18 इज द मिनिमम एज, इससे नीचे का तो कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन इससे ऊपर का भी जो कंसेप्ट है उसके लिए भी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है, आप उनको फुलफिल करें। वो रिक्वायरमेंट्स हाल तो हमारे लॉज में नहीं है, तो ज़रूरत है कि उनको हम उन लॉज में शामिल करें, ऐड करें कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है कि ये कल को एक फैमिली रन करने जा रहे हैं तो क्या ये मेडिकली फिट हैं, ये मेंटली फिट हैं, ये एजुकेशनली फिट हैं, क्या इनके पास अवेयरनेस है इन चीज़ों की, क्या उनको पता है। तो ये बहुत ज़रूरी है उस लिहाज से। तो जब आपने बात की 18 ईयर सिंध में, तो वहां पे जो सबसे बड़ा लैकूना है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। बिल्कुल। अभी भी रूरल एरियाज में आपको थाउजेंड्स ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे 12-13 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। तो इस्लाम कहता है कि अगर 18 साल से या उसकी वो मेंटल लेवल से कम है तो उसके पास ये राइट है कि वो कल को उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दे जब वो मेजर हो। लेकिन हमने इस बात पे जाना ही क्यों है? Yes. हम क्यों ना उस चीज को लेके चले कि जब वो मेजर हो
मेंटली, फिजिकली और एजुकेशनल, तभी उसको जो है ना वो इस जिम्मेदारी में जो है डाला जाए, उससे पहले क्यों किया जाए? तो बिल्कुल वहां पे इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है, लॉज है, एग्जीक्यूशन की बहुत जरूरत है, लेकिन वहां पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, वो इम्प्रॉपर है। वर्किंग है लेकिन बहुत इम्प्रॉपर है। लोगों को डॉवर का कंसेप्ट ही नहीं पता, हक महर होता क्या है। अब एक बच्ची है, आप देखें ना, उसके खेलने के दिन है, इतनी, अब हक महर का कंसेप्ट कौन समझाएगा? अब वो क्या वो समझाएंगे जिन पेरेंट्स को नहीं पता? रिसेंटली मैं एक मीटिंग में था, तो आप बिलीव करें, 19 साल की एक बच्ची कहती है कि सर ये चीजें आप हमें बता रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि ये चीजें अच्छी नहीं है। मतलब हमारा कंसेप्ट देखें। और ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इन चीजों पे बात करें। बिल्कुल उनकी लाइफ है, आपको उनकी परवरिश करनी है, तो यस परवरिश आपने इस बेस के ऊपर करनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन जब आप करेंगे तो हमारे पास दो वे हैं। यस एक तो है ट्रेनिंग, जो बच्चों की हम करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, या फिर डिपार्टमेंट या सोशल मीडिया या व्हाट्सएवर कर रहे हैं। यस सेकंड है थ्रेट, जो लॉज हैं, वो थ्रेट्स हैं कि जी आप वो करें, लेकिन थ्रेट्स तब ही होंगे, लॉज बना देना नफ नहीं है। आप उनकी एग्जीक्यूशन जब करेंगे, आप 4 लोगों को पकड़ेंगे, उनको सजाएं देंगे और फिर उनको पब्लिसाइज करें, ऑटोमेटिकली बाकी लोग उस पर रुक जाएंगे। तो ये जरूरत है कि हम उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर वर्क करें। वो केसेस बेतहाशा है, चंद लोगों को ही उठा के आप उनकी पनिशमेंट्स में लगा दें और उसको पब्लिसाइज कर दें, इम्पैक्ट आएगा इम्पैक्ट उसका। आएगा। कंटिन्यूइंग दैट कॉन्वर्सेशन, मैं पंजाब की तरफ थोड़ा आना चाहूँगी। हम ऑफ कैमरा भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, एंड आई वुड वांट कि आप हमारे साथ शेयर करें। जो हमने बात चाइल्ड मैरिज की ही बात करूँगी पंजाब के अंदर, कीपिंग इन माइंड जो सेक्शन 5 है पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का, एक काफ़ी लीगल अंडरस्टैंडिंग को लेके लैकनेस शो हो रही है, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज शो हो रही है। जब कंसेंट की बात आती है, जब उम्र की बात आती है, निकाह रजिस्ट्रार्स को लेके दे आर वेरी मिस इन्फॉर्म्ड इन दैट सेंस कि मिनिमम मैरिजेबल एज क्या है, पर्टिकुलरली फॉर द ब्राइड। निकाह रजिस्ट्रार्स को काफ़ी लिमिटेड नॉलेज होती है कि जब आप चाइल्ड मैरिज या फोर्स मैरिज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उसकी क्या आपको एक क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से उसको देख रहे हैं। तो वाई डू यू थिंक कि इसमें एक चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं इंश्योर किया जा रहा पंजाब के केस में, क्यों इतना ज़्यादा है, क्यों, और कौन से ऐसे गैप्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है? जी सरोज, सबसे बड़ा जो इशू है, आपने बात की निकाह खां की। जी बेसिकली जो निकाह खां है हमारे पंजाब में, ये हमारी समझ लें कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने निकाह रजिस्टर जो है वो ऐसे लोगों को दिया है जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। ओके दीन का नॉलेज तो बहुत दूर की बात है। अब ये ड्यूटी है लोकल गवर्नमेंट की। हाँ निकाह जी रजिस्ट्रार जो है वो लोकल गवर्नमेंट लॉ में जो है वो दिया गया है जी। लोकल गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ लोगों को निकाह रजिस्ट्रार वो रजिस्टर दे सकती है। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो है, ये एक आप समझ लें कि ब्राइब के ऊपर चलते हैं। हर बंदे को ये जो है ना वो दिए जा रहे हैं। अब 40,000 जो है वो निकाह रजिस्ट्रार हैं पंजाब के अंदर। जी अब इनमें आप बिलीव करें कि 1% भी ऐसे लोग नहीं है जो पढ़े लिखे हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई अटेस्टेशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। और लास्ट टाइम जब अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने इनकी जब ट्रेनिंग की इस जी हवाले से, जो सोशल वेलफेयर ने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई, ओके तो हमने उस पे जब उनको वो देखा तो वही इश्यूज थे कि वो कहते हैं जी जब पेरेंट्स आके कहते हैं तो फिर हम तो निकाह कर देते हैं। थोड़ा हमारी मिस्टेक ये भी है कि हम जो शादी का कंसेप्ट है वो हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि जी बारात वाले दिन निकाह होना है, और एंड एट द स्पॉट जो है वो लड़की से ना पूछा जाता है ना बताया जाता है, जी सिर्फ 2 जुमले उसको बोले जाते हैं जी फलां बिन फलां जो है हाँ वो जी इतने हक महर के ऊपर आपके ऊपर जो है वो दिया जा रहा है, और
निकाह खान साहब जो है वो इतना सा काम करते हैं, बाकी सारा परफॉर्मा वो या तो बाद में फिल करते हैं या फिर वो पहले से फिल करके लाते हैं। यहाँ तक कि जो विटनेसेस हैं उनका भी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाती हैं। मैं मतलब हंड्रेड्स निकाह में ऐसे शामिल हुआ हूँ जहाँ पे यही जो प्रैक्टिस है कि या तो पहले से फिल कर लिया जाता है जी। या बाद में फिल किया जाता है। अब उस वक़्त लड़की जो है, एटलीस्ट लड़के की बात तो हम नहीं करेंगे, लड़की इस कंडीशन में होती है कि उसको समझ भी नहीं आ रही होती। ओके। तो थोड़ा-सा हमें ये भी करना पड़ेगा। हम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इन चीज़ों पे तो बड़ा फ़ोकस कर रहा है कि जी वन डिश होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन आप इसके ऊपर क्यों नहीं फ़ोकस कर रहे कि निकाह जो है वो बच्ची को या बच्चे को पहले पढ़ाना ज़रूरी है। करेक्ट। उसका एक-एक सेक्शन जो है वो उसकी एक-एक शिक जो है वो उसको बताएँ कि ये आपके राइट्स हैं, बिल्कुल। ये आपकी जो है वो इसको आप जब यूज़ करेंगे तो इस लिहाज से होगा। अब सेक्शन 5 की जब आपने बात की कि उस लिहाज से अब निकाह खां को खुद पता नहीं होता, अब वो क्या करता है कि बहुत सारे जो है वो खुद ही क्रॉस करके ले आता है। अब उसके माइंड में एक ही चीज़ है, निकाह खां को जो अभी तक जो है वो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, वो ये देखता है जी लड़की जो है वो उसकी एज कंप्लीट है, 16 ईयर पंजाब में है। अब इस पे भी मैं बात करूँगा कि 16 ईयर जो है बहुत कम है। मैच्योरिटी नहीं है जो है ना वो ब्राइब में, इस लिहाज इसमें पर ये भी तो हुआ था कि आया था कि 18 अब करना चाह रहे पंजाब में, करना चाह इम्प्लीमेंट रहे हैं नहीं ना, हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं है, नहीं हुआ। करना चाह रहे हैं। अब होता भी ऐसे है, कुछ प्रैक्टिस है कि निकाह हो जाता है। अब देखें ना, या तो आप लॉ बना देना, जी। अब लॉ में आपने रखा है 16 ईयर्स, निकाह हो जाता है। अब वहां पे जाके जो है वो बच्ची का निकाह रजिस्टर्ड नहीं होता। अब 2 साल तक आप उसको वो गैप में रखें। अब रुखसती हो गई, ड्यूरिंग इसके अगर वो कोई चाइल्ड बर्थ हो जाती है जी। तो अब उसकी रजिस्ट्रेशन का इशू आ गया। अब हमारा मतलब सिस्टम इतना डाउन है कि देखिए मेरी मेड है, मेरे घर काम करती है, तो मुझे कहती जी सर मैंने अपने बच्चों की ना रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो मैंने पूछा कि जी कितने बच्चे हैं? कहती जी 6 बच्चे हैं। तो मैंने कहा किसकी करवानी है? कहती सबकी करवानी है, बड़ी की शादी करनी है, उसकी 21 साल उम्र हो गई है, तो अभी तक उसने 6 बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरी दुनिया में चाइल्ड बर्थ होती है, आपको बेबी तब जो है वो डिलीवर किया जाता है जब आपकी उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। और यहाँ पे इतने हैं, आप बिलीव करें, ये तो मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बर्थ की बात कर रहा हूँ, लोगों के पास निकाह नामे नहीं है। आप कहीं से पूछे, कोर्ट में मेरे पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो जब फीमेल से पूछा जाती है वो कहती जी मुझे तो पता ही नहीं है, वो उनके पास होगा या मेरी मदर लोगों के पास होगा, हमें नहीं पता। तो आज तक मेजॉरिटी ने, आप बिलीव करें कि मतलब लोगों ने अभी लास्ट सेशन में जब मैं ट्रेन कर रहा था सोशल इवन एक्टिविस्ट को या पुलिस वालों को भी, तो 1% भी लोग नहीं थे जिन्होंने निकाहनामा पढ़ा हो। इवन अपनी शादी पे तो वो पढ़ा ही नहीं, किसी और की भी नहीं पढ़ा, और जनरल नॉलेज के लिए भी नहीं पढ़ा। अब देखें, वो आपकी लाइफ चेंज करने वाला एक आप कह लें कि स्टेप है। बिल्कुल। आप उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर वर्क ही नहीं करेंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे, स्पेशली एक फीमेल है। अब उस फीमेल के राइट्स हैं वहां पे। हम बात करते हैं हक महर की। हक महर जो है 2 किस्म का है, एक प्रॉम्प्ट है जिसको ये नॉर्मली मुअज्जल कहते हैं, और एक डेफर्ड है गैर मुअज्जल जो बाद में अदा किया जाएगा। अब हम इवन दो जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, वो जब वीमेन राइट पे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी प्रॉम्प्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं जी, प्रॉम्प्ट नहीं होना चाहिए, डेफर्ड होना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट को वो मिसयूज कैसे करते हैं कि जी एक शादी हुई, उसमें उन्होंने कहा जी कि 2 लाख हक महर जो है वो दे दें जी, प्रॉम्प्ट FIR वो है, हक महर है, दोवर है, वो जी दिया ब्राइड को, ब्राइड ने फौरन जो है वो अपने हस्बैंड को वापस कर दिया कि जी ये मेरा कस्टोडियन है, मेरी शादी हो गई है, तो ये 2 लाख मेरे ऊपर ही खर्च होना है। तो ऐसा नहीं है, ये गिफ्ट है, गिफ्ट है, और ये सोल उसी के लिए है, ये उसी के ऊपर लगना चाहिए, ये उसका राइट है। वो ना तो पेरेंट्स को दे और ना अपने खामद को दे। अब हम इन नॉर्म्स के ऊपर कहते हैं नहीं जी ये ज्यादती है जी, वो खामद को दे देगी, वो उसको कोई चीज बना देगा, उसके लिए यूज हो जाएगा।
ये नहीं है, आप उससे उसकी विल ही ले रहे हैं। यस, ये गिफ्ट कैसा हुआ कि आपने उसको दिया और वापस ले लिया? ये गिफ्ट तो नहीं हुआ। नहीं, गिफ्ट के लिए ये जरूरी है कि अगर आपने उसको दिया, आप उसको कहें कि इसको आपने यूज करना है, यस, ये आपका है। तो इसके लिए अब जब शादी होती है तो कोई इसके ऊपर नहीं सोचता कि कल को हालात कैसे होंगे, वर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तब हमेशा एक अच्छी दुआएं, अच्छी तमन्नाएं और अच्छी उम्मीदें ये लेके चलते हैं। तो किसी ने ये सोचा नहीं होता कि कल को अल्लाह ना करे कि डिसोल्यूशन हो सकती है, लेकिन अगर कल को ऐसा वक्त आता है तो फिर वो आप मुंह देखते हैं एक दूसरे का कि हमने तब ख्याल ही नहीं किया। तो मैं कहता हूं कि आप प्रॉम्प्ट की बजाय डेफर पे ज्यादा करें। जब डेफर होगा, कल को अल्लाह ना करे ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो उस लड़की के पास उसका राइट होगा, वो क्लेम कर सकती है। और जब आपने ये बात की पंजाब के लिहाज से, तो पंजाब में जो लॉज हैं वो मतलब बहुत कम है, उनमें अमेंडमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप इससे देखें कि ये जो पंजाब मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 1929 को जो है वो अमेंड करके 2015 में किया गया, और 2015 में जब ये दोबारा अमेंड किया गया तो तब भी 1 मंथ से 6 मंथ कर दिया गया, जबकि सिंध में जो है वो 3 ईयर है। और 3 ईयर से कम अगर जो है पनिशमेंट हो तो वो बेलेबल कंसीडर होती है। अब 6 मंथ आपने रखी है, 50,000 फाइन रखा है। अब जब पंजाब में जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो निकाह खाम को भी कोई मसला होता है, वो कहते हैं जी मैं फाइन पे कर दूंगा, 50,000 पे कर दूंगा। पनिशमेंट होनी नहीं है, क्योंकि पुलिस के लिए ये वो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। पुलिस बेलेबल ऑफेंसेस में किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती। अब फैमिली कोर्ट के लिए प्रोसीजर इतना लेंथी है कि कोई फीमेल इस चीज में इंडल्ज ही नहीं होती, वो कैसे जाए? एग्जैक्टली पहले ही उसके पास फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं। अभी गवर्नमेंट ने ये टिकटॉक की मद में इसको इतना ज़्यादा कर दिया है कि अगर एक सिंपल कंप्लेन भी फाइल करनी है, एक आपने सूट फाइल करना है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की जो आप कह लें कि फ़ी है, कोर्ट फ़ी है, उसको ही 3-4 हज़ार रुपया कर दिया गया है। उसके बाद लॉयर की फ़ी है, बाकी चीज़ें हैं, वो कर आके जो एक फीमेल खुद को सरवाइव नहीं कर पा रही, एक बेबी को सरवाइव नहीं कर पा रही, वो कैसे ये सारी चीजें पे करेगी? तो लॉ की पंजाब में, सिंध में है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। पंजाब में लॉ ही नहीं है, आपने उसको कर ही 6 मंथ दे दिया है, पुलिस से के हाथ से ही निकाल दिया है, तो पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी? और लास्ट टाइम जब मैंने पुलिस वालों की ट्रेनिंग की तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मैंने उनको बताया कि जो इसमें हर्डल है वो आप लोग हैं, पुलिस वाले हैं। पुलिस एक फीमेल जब कंप्लेन लेके जाती है तो उनके पास, क्योंकि अब वो फीमेल तो एजुकेटेड नहीं है ना, उसको नहीं पता कि फैमिली लॉज क्या है। वो जाके अपनी जब कंप्लेन करती है पुलिस को, तो पुलिस आगे से एक सिंपल सा जवाब दे देती है कि जी ये हमारे दायरा इख्तियार भी नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, ये फैमिली मैटर है, तो फैमिली कोर्ट इसको देखेगी। अब एक क्रिमिनलिटी है, एक खामद ने औरत को मारा है, उसके साथ ज्यादती की है, उसका राइट जो है वो उसने वो हड़प कर लिया है, तो उसके ऊपर आगे से पुलिस ये कहे कि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, तो वो बेचारी कहाँ जाएगी फिर? मतलब आप उसको, एक तो वो पहले जालिम का शिकार है, आप उसको और उसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो है ये एक अब ये नहीं हम इसको कह सकते कि हम उनको एक फेवर कर रहे हैं कि जी वो इस साइड पे आए, लेकिन कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट वो अपनी लाइफ को सरवाइव तो कर सके, उन चीज़ों को लेके तो चल सके। ये बहुत ज़रूरी है। पंजाब में जो ये मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 2015 का, इसको अमेंड करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि आप इसको इतना टफ कर दें कि ये 3 ईयर पनिशमेंट जो सिंध में है वो 3 नहीं बल्कि 5 होनी चाहिए। जब 5 होगी एक बंदे को, अब नॉर्मली होता क्या है कि जब 5 ईयर पनिशमेंट होती है तो कभी भी ये नहीं होता कि जी उसको 5 साल ही सजा होनी है, तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है।
और फिर इसमें क्या होता है 1 महीना 2 महीना, मैं कहता हूँ 1 महीना भी आप जो कोर्ट्स जब पनिशमेंट्स देना शुरू कर देंगी ना, जी तो उसके बाद बहुत सारे जो है ये ऐसी वायलेशन जो है लॉ की वो रुक जाएगी। तो पहले लॉ बनाएं, इसको अमेंड किया जाए, और बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। यस उसको अमेंड करने के बाद उसकी चेक एंड बैलेंस जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है कि क्या वाकई ही कोर्स एग्जीक्यूशन कर रही है। और ये बड़ा सिंपल सा वे है, करना हो सही आपने। वापडा के इश्यूज थे, बिजली चोरी बहुत ज्यादा हो रही थी, जी तो जो डिस्ट्रिक्ट जो हेड थे, जो एक्सीएन होता है, उसने सेशन कोर्ट के जो है वो सेशन जज साहब से मीटिंग की, साथ में डीपी और डीसीओ को बुलाया, चारों ने मिलकर एक मीटिंग की कि जी इसको रोकने का तरीकाकार क्या है। वापडा वालों ने सजेशन दिया कि आप अगर कोर्ट जो है वो फौरन स्टे दे देती हैं तो लोग ज्यादा उसको रिलीफ समझते हैं, तो आप कम अज कम जो है वो इसके ऊपर इतना बर्डन दें कि पुलिस वाले एफआईआर दें, ये जल्दी बेले ना लें, और उसके ऊपर आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाइन करें। जब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली केसेस भी कम हो गए और चोरी भी कम हो गई। तो इसी तरीके से ये जरूरी है कि वो डिपार्टमेंट जो इससे कंसर्न है, वो यस हेल्थ है, पॉपुलेशन है, और फैमिली कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, ये उनको ट्रेन करें, मीटिंग्स करें उनके ऊपर, और कहें कि आप एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें। आप एटलीस्ट 2 3 4 माह देंगे, और उसको प्रोनाउंस जब आप अनाउंस करते हैं तो उसको आप सोशल मीडिया पे जो है वो पब्लिसाइज भी करें, ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ह्यूमन आएगा इम्पैक्ट आएगा। और ह्यूमन राइट्स जो है वो औरत को फिर बियर नहीं करना पड़ेगा। जब ऐसे Yes. इश्यूज होंगे ही नहीं है तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी। Exactly. वो ये इसमें ये नहीं है कि मेल पीस रहे हैं या उनके साथ, जब आप लॉ वायलेट करोगे तो आपको आगे से होगा कि जी फाइन ही होने। आपने एक 12 साल की बच्ची की शादी कर दी, ठीक है, मैं हूँ सपोज, मैंने जो है वो किसी 12 साल की बच्ची की शादी करवा दी, तो लॉ मुझे भी कह रहा है कि जी मैक्सिमम 6 मंथ की पनिशमेंट है और मैक्सिमम 50,000 फाइन है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। जब मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट ने मुझे सिर्फ 10,000 रुपया फाइन कर दिया, बाकी छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ कि यार कोई बात नहीं है, ये बिजनेस है, इस तरीके से वो बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप पनिशमेंट जो है वो एनहांस करें, स्ट्रिक्टर अमेंड होनी करें, चाहिए स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही इसका जो है वो इम्पैक्ट्स आएंगे। यू राइट अभी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, लाइक सेकेंड हैंड ही था, बट देयर वाज दिस वुमन स्टैंडिंग एंड किसी और ने विटनेस किया, एंड दे लाइक कॉल्ड मी अप एंड दे वर लाइक कि ये आदमी जो है अपनी बीवी को मार रहा है। लाइक मैं ये बात कर रही हूँ, सड़क पे ही हो रहा था। अच्छा, और उसके पीछे भी गए, बट उसने यही बोला जो आप बात कर रहे थे कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो वो यही कहेंगे कि, या उसने ये बोला कि वो उसको पैसे दे के कर लेगा, ये बहुत पैसे वाला है, मेरे बच्चे हैं। तो चलो जब बात आती है ना, व्हेन देयर इज आल्सो किड्स इन्वॉल्व, तो औरत के लिए और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती है, एक इमोशनल, एक सोसाइटी का भी जो पीछे से आ रहा होता है ना औरत के लिए, वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है टू दैट। जी, ये जो है ना, एक हमने सोसाइटी, इस्लाम में ऐसा नहीं है। जी हम बेसिकली सेपरेट हुए हैं हिंदुओं से, हम सब कॉन्टिनेंट से हैं। जी तो वो इम्पैक्ट हमारा जो है वो बहुत ज्यादा है इसके ऊपर कि लोग क्या कहेंगे, जी सोसाइटी क्या कहेगी। इस्लाम तो नहीं कहता इन चीजों के ऊपर, इस्लाम तो कहता है कि ये जो इस्लाम ने डेफर ही आपको जो है वो बाकी सोसाइटी से किया कि वो ज़माना जहालत था, औरतों को जिंदा दरगोर कर देते थे, इस्लाम ने वीमेन राइट दिए। जी तो इस्लाम तो कभी नहीं कहता कि कोई मर्द जो है वो उसके ऊपर वो तशद्दुद करे, वायलेट करे। तो बिल्कुल हम कहते हैं जी, पेरेंट्स कहते हैं जी कोई बात नहीं, खामद है, मार लिया। भाई क्यों मार लिया? खामद डजंट मीन कि जो है खामद, अल्लाह ताला ने अगर उसको आपका प्रोटेक्टर बनाया है तो वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको फैसिलिटेट करे। जी आपको ये राइट किसने दिया है कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएं, आप उसको मारना शुरू कर दें? ये राइट तो किसी ने नहीं दिया है। और जब उसको ये राइट नहीं है तो फिर लोग बातें क्या करते हैं कि जी अब क्या करें जी, फैमिली जो है वो घर उसका जो है ना वो बिगड़ जाएगा, वो उसको जी डिवोर्स दे देगा। अब ये भी इस पे ऊपर देखें, डिवोर्स का राइट जो है इस्लाम ने मर्द को दिया है, लेकिन औरत को भी दिया है। अब औरत यूज नहीं करती क्योंकि बच्चे दरमियान में हर्डल आ जाते हैं। बात यही है उस ट्रेनिंग की, उस तरबियत की, कि बच्चे हर्डल फीमेल के लिए ही क्यों है, यस मेल के लिए क्यों नहीं है?
क्योंकि हम ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हमने ये बना दिया है कि वो मेल है वो कुछ भी कर सकता है, वो मेल है वो औरत को मार भी सकता है, वो मेल है वो डिवोर्स भी दे सकता है। लेकिन अगर वो फीमेल है तो बच्चे उसका हर्डल क्यों है? लॉ ने इतनी प्रोटेक्शन दी है इसके ऊपर। देखिए मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, जी, ये नहीं बिल्कुल, कर रहा कि बिल्कुल। औरतें ये काम शुरू करते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जिनके साथ ये मामलात हो रहे हैं वो औरतों के पास पूरी प्रोटेक्शन है। अगर क्योंकि एक बच्चे की तरबियत माँ ही कर सकती है। हुँ, लॉ में जो हमारा गार्डियन एक्ट है, जो गार्डियन अवार्ड एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि 7 साल तक का बच्चा जो है वो माँ के पास रहेगा। यस। लेकिन जो हम हाई कोर्ट के या बाकी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखते हैं हुँ, तो बच्चा थ्रू आउट 18 ईयर्स माँ के पास ही रहता है। हुँ, क्यों रहता है? क्योंकि उससे अच्छी ट्रेनर कोई हो नहीं सकती। हुँ, मर्द है, उसने काम करना है, बाहर जाना है, माँ बच्चों को ट्रेन कर सकती है, घर में उसकी तरबियत कर सकती है, तो हुँ, कोर्ट्स वो देखती हैं कि कौन सूटेबल है। हुँ, लेकिन ये आप बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, हुँ, आप बच्चों को अपनी वीकनेस नहीं बनाएं। बिल्कुल। आपके अगर बच्चे हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। आप वायलेशन अगर करता है, और मैंने वही पहले भी बात की कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पुलिस की बहुत ज़रूरी है, यस। और ये एम्पावर करना चाहिए। इस लॉ को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्योंकि जो फैमिलीज लॉ हैं उनमें ये कहा गया है कि मजिस्ट्रियल कोर्ट जो है वो उसको ट्राई नहीं कर सकती, उस केस को फैमिली कोर्ट करेगी। ओके। अगर आप यही मजिस्ट्रियल कोर्ट को दें, हुँ, और चाहे आप उसकी कंप्लेन ही करें, और क्योंकि अब कोर्ट्स कहेंगे जी पहले ही एफआईआर के बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो हुँ, आप उसको एक सेपरेट कर दें फैमिलीज हुँ, वालों को। हुँ, चाहे वो फैमिली कोर्ट ही करें, लेकिन पुलिस कॉग्निजेंस होनी ज़रूरी है। यस। पुलिस उनको अरेस्ट करे, एफआईआर करे, और फैमिली कोर्ट उनको सजाएं दे। हुँ, चंद केसेस देख लें, आप देख लें कि आपके जो फैमिली के, आप बिलीव करें कि दिल्ली के जो एक सिंपल जो एक तहसील है जी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, मतलब लाहौर की अगर 8-10 तहसीलें हैं या कसूर की 4 तहसीलें हैं, तो जी। एक छोटी सी तहसील के अंदर दिल्ली के 200 मोर देन 200 केस हैं ये फैमिली वायलेशन के, ओह! दिल्ली के। आप इससे इमेजिन करें कि इतने इतने मतलब इश्यूज आ रहे हैं, थाउजेंड्स केसेस पड़े हुए हैं। तो जब आप लॉज को स्ट्रिक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म नहीं भी होंगे तो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, तो जेन्युइन चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। तो ये यस। बहुत ज़रूरी है। सिंध की तरफ आऊँगी। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुसावी के साथ, मुसावी जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च पे भी फोकस करती है, पॉलिसी रिफॉर्मेशन पे भी उनका बहुत काम है। तो इन्होंने मिलके एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की थी, कैंपेन लॉन्च की थी जिसके अंदर उन्होंने उनका फोकस ये था कि लॉज को स्ट्रेंथन किया जाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए व्हेन इट कम्स टू औरतों के जो मैरिज राइट्स हैं उनकी। आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है गुड गवर्नेंस का ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के काम करना, ताकि जो है ना औरतों को इंश्योर किया जाए कि उनके राइट्स जो हैं उनके पूरे पूरे मिल रहे हैं? बिकॉज आई फील लाइक बिल्कुल आपने आपने खुद ही इस्टेब्लिश किया कि लॉज की हमने बात की, काफ़ी लेंथी कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि राइट लोगों तक मैसेज पहुँचे, राइट जो है ना जो जो टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुँचे ये चीज़, कि ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ये आपका हक है, चाहे को कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी एक्ट का है, कोई भी है। तो डू यू थिंक कि अगर हम ये मिल के कोई एक एफर्ट इसी तरह की चलती रहे तो इससे फ़र्क पड़ेगा? जी, बहुत ज़रूरी है। जी। देखिए, डिपार्टमेंट जो हैं वो नो डाउट काम कर रहे हैं, जी। लेकिन ना तो उनकी डायरेक्ट अप्रोच होती है, और ना हुँ, इस तरीके से लोग समझते हैं उनको। हुँ, थोड़ा हमारा एक इम्पैक्ट भी ये बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में हम वर्किंग छोड़ देते हैं। ओके। ये थोड़ा-सा इश्यू है। लेकिन जो आपने अभी बात की जैसे मसावी काम कर रही है, और ऐसी बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये जी, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो है, बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं या ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये डोर स्टेप पे जाके काम करती हैं। ग्रास रूट लेवल पे हो गई। ग्रास रूट लेवल पे काम होता हुँ, है। जब ग्रास रूट लेवल पे काम होगा तो
वहां पे आपको पता चलेगा कि इश्यूज हैं क्या असल में। एग्जैक्टली। लॉज बना देना काफी नहीं है, सिंध में लॉज हैं, जी। उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और अवेयरनेस तो 0% है। हम्म। अभी कहीं कहीं पे जाके जो है वो लोगों को पता चल रहा है। अभी पहले भी मैंने बात की कि एक औरत जो है वो उससे पूछा कि क्या आपको पता है कि हक महर क्या होता है। वो कहती नहीं मुझे नहीं पता। क्या होता है जी हक महर। उसको बताया गया कि ये वो गिफ्ट है जो आपको शादी निकाह के एवज जो है वो दिया जाता है। कहती हाँ मुझे याद आया, मेरे खामद ने तब कहा था कि मैं तुम्हें बकरी दूंगा हक महर के तौर पे। तो हमने पूछा कि मिली, तो कहती नहीं। 20 साल गुजर गए तो वो कुछ भी नहीं। अब देखें, जब तक हम उनको ये बताएंगे नहीं, औरत को ये उसका हक है, और मर्द को बताना भी जरूरी है कि ये तुम्हारा फर्ज था, तुमने ये फर्स्ट राइट का फर्ज था, तुम उससे इजाजत लेके उसको डेफर कर दिया कि बाद में दे दूंगा। लेकिन बाद में कब, 20 साल गुजर गए, उस वक्त उस बकरी की वैल्यू क्या थी, आज उसकी वैल्यू क्या है, या कोई भी चीज़ है वो भी वो नहीं है। ठीक है वो उसका मेंटेनेंस कर रहा है, वो उसकी बच्चों की जी। ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। करेक्ट। ये जो गिफ्ट है ये अल्लाह ताला ने आपका हक बनाया है, और ये आपके ऊपर, मर्द के ऊपर फर्ज किया है कि ये उसको दे, तो उसको देना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे अक्सर केसेस में ऐसा है कि इवन इफ़ द ब्राइड एंड ग्रूम आर विलिंग के हम ऐसे स्टेप्स लें कि जहाँ पे हमारी शादी जो है हेल्दी हो, सिक्योर हो, हमारा एक सिक्योर रिलेशन इस्टेब्लिश रहे, बट फैमिली जो है जी उसकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी है, वो इस तरह सेंसिटाइज नहीं है कि जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, मतलब होता है ना कि मैंने काफ़ी ऐसी कॉन्वर्सेशंस की जहाँ पे मुझे ऐसी स्टोरी सुनने को मिली कि जी जो सास है वो कुछ ऐसा कह देती है। मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं जी जी यहाँ पे जी करना चाहूँगी, मतलब घर के मर्द भी होते हैं बड़े, वो कुछ बोल देते हैं कि तू अब ये करेगा बीवी के लिए, या वाइस वर्सा, लाइक माँ बेटी को कह देती तुम चुप हो जाओ। तो डू यू थिंक कि यहाँ पे भी थोड़ा काम की ज़रूरत है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, नॉलेज की, ट्रू इस्लामिक जो आपकी इकदार है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या इस्लाम में औरतें काम नहीं करती थी? आप वसल्लम के दौर में नर्सेज कौन थी? जो खाना पकाती थी वो कौन थी? जो जंगों पे, जो मुख्तलिफ जो गजवात पे जाती थी वो सारी फीमेल थी। अब ये चीजें कुछ नहीं बताते, हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है जी इस्लाम ने जो है वो पर्दे का कहा है जी। पर्दा आपकी आंख में है, आपकी तरबियत में पर्दा है। आप अपने बच्चों, देखिए मैं हूं, तो मुझे अगर मेरी ट्रेनिंग में ये शामिल होगा कि मुझे फीमेल को जो है वो हरास नहीं करना, जी तो नहीं होंगी। वर्क प्लेस पे नहीं करना तो नहीं होंगी। फैमिली ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अभी आपने बात की, होता क्या है, 18 ईयर मिनिमम आपने एज रख दी, जी और लोग जो पहले हैं अगर आप लॉज इम्प्लीमेंट भी कर देंगे तो 18 साल के बाद शादी शुरू कर देंगे। अब क्या एक फीमेल वो इस पोजीशन में है कि वो चाइल्ड बर्थ कर सके? अगर नहीं है, लेकिन ये कौन देखेगा? मेडिकल देखेगी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। अब अगर हम रख भी देंगे तो वहां पे भी इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे कि वो लोग ब्राइब करके उसको जो है वो गलत सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर देंगे। तो ये लॉज से कहीं ज्यादा जरूरत ट्रेनिंग की है, ग्रास रूट लेवल पे, और फीमेल्स की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। जो अभी आपने बात की कि सास है, अब वो पहले ये होती है जी, पहला 2 माह 3 माह नहीं गुजरे तो खुशखबरी नहीं आई, खुशखबरी नहीं आई, वो उनको फोर्स करना शुरू कर देते हैं। अब अगर खामद समझता है या कुछ इस चीज़ को समझता है तो वो हमें एक रन मुरीद का ताना जो है वो दे के, और उसको जो है वो सोसाइटी में, मतलब हमने ये सोच ही क्यों लिया है कि मर्द जो है वो नहीं कर सकता, क्यों हेल्प नहीं कर सकता? हमारी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। मेरे बड़े भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने मेरे मेरे बचपन में ही वालिद की डेथ हो गई, तो बड़े भाई हैं उन्होंने, वो अल्लाह ताला को, वो भी एक रोड एक्सीडेंट में प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने हमें ट्रेन किया कि नहीं बेटा, ये ज़रूरी है, जब तक आप बीवी के साथ नहीं रहेंगे उसकी कौन हेल्प करेगा? आप नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगी? देखिए बहुत सारी ये ज़रूरत उस ट्रेनिंग की है, उन फैमिलीज़ की है। यस फैमिलीज़ की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो
ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं एक सजेशन दूंगा कि इनको चाहिए कि ये जो काम करें, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी एक तो आप गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेजेस में जो बच्चियां 9th-10th में हो जाती हैं, नॉर्मली वो बलूगत को पहुंच जाती हैं यस मोस्टली। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन कॉलेजेस में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये चाहे आप कोलैबोरेशन से करें गवर्नमेंट के, बिल्कुल या फिर आप अपने लेवल पे करें, ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो है ना वो निकाहनामा वाली बात, ये उसके ऊपर फोकस कर दें यस कि जी आपने जो है, देखें ये डीसी के पास ये राइट है, एजुकेशन मिनिस्टर के पास ये राइट है यस कि वो कर दे कि जी शादी से पहले। अब देखिए, हम अगर शादी से पहले निकाह का ये बात करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाके स्कूल्स में ये कर दें पहले से कि जी एक क्लास में 1 माह की ट्रेनिंग होगी, और अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पे काम कर रही हैं, वो करें। अब होता क्या है कि जब वो भी नहीं कर पाते, उस दायरा कार में भी चंद लोग आते हैं। हमारा एक फिर और एक बड़ा गलत इम्पैक्ट जो है वो बना दिया जाता है। हमारे वो मौलवी जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने ये बना दिया कि एनजीओ जो है वो गलत साइड पे जाती है जी, इनको फंडिंग मिलती है, इनको ये होता है वो होता है। हालांकि उनकी जो वर्किंग है, आप ऑर्गेनाइजेशन देखें, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। यस तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर कर नहीं सकते तो उनको सपोर्ट तो करें। और देखिए, अगर एक डीसी अलाउ करेगा, अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर ये कह देगा कि जी बच्चियों के स्कूलों में ये ट्रेनिंग हो, आपको करेक्ट बाहर से लोग नहीं बुलाने पड़ेंगे, आपको वहीं से टीचर्स करेंगे। जब आप वही ग्रास रूट लेवल पे ये काम शुरू कर देंगे, तो टीचर्स, अगर फीमेल टीचर्स अपनी बच्चियों को इस मामले में ट्रेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रास रूट लेवल पर काम होगा। उसके यस बाद फैमिलीज को भी करें, एक गेट टुगेदर्स रखें। इस तरीके से हम बाकी चीज़ों पे तो खर्च कर सकते हैं, जी इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकते? और ये हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि करेक्ट इससे फैमिली चलनी है, आपकी ग्रोथ होनी है। और यही जो है वो मेन क्रक्स है हर चीज़ का। लाइफ आपकी इसी के ऊपर चलनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये एजुकेशन सिस्टम से यही थोड़ा इशू आता है कि जो चीज़ें सिखानी चाहिए वो एक एज में नहीं बताई जाती। मैं औरतों की हेल्थ के ऊपर अब ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ एज अ वुमन इन हर लेट 20s। जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपनी बॉडी को, ये वो एंड बहुत सारे सवालात मेरे माइंड में आते हैं। हम लाइक काश मुझे पहले पता होता कि मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है, मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब मैं केपी की एक केस की बात करूँगी। मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे सुनाया था, उनकी हेल्पर थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी 13 साल की उम्र में। एंड शादी होने के बाद ही उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी एक्सेसिव पेन, लाइक ऑल द टाइम, लाइक शी वॉज इन एक्सेसिव पेन, के लोअर बॉडी में पेन 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 एंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन। मतलब ये नॉर्मल वाला नहीं कि एक दर्द जो कि एक औरत वैसे सहल, बहुत ज़्यादा। वो बहुत छोटी बच्ची, आपने उसकी शादी करा दी। आप क्या एंड उसकी अम्मी बस यही कुछ कहती ही नहीं थी, बिकॉज उनको खुद भी नहीं पता था, उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना डेंजरस है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर एजुकेशन मतलब एकेडमिक लेवल पे ही हम कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर दें तो लड़कियों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा फेवर हो जाएगा, विच आई थिंक बेयर मिनिमम है जो हम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स की जो आप बात करते हैं ना, मेरी एक बेटी है, जी मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो बात करता हूँ इसके ऊपर कि ये जो हमारी बेटी है ना, जी तुम इसकी इतनी फ्रेंड हो कि कल को अगर इसको कोई लड़का भी पसंद आए ना, तो ये आपसे आके बात करे। आप फैमिलीज के साथ जो है, देखिए ये कुछ चीज़ें नेचुरल हैं। करेक्ट जब मदर की और डॉटर की आपस में इतनी फ्रैंकनेस नहीं होगी ना, तो वो बच्चियां फिर कहाँ से सीखेंगी? देखिए, यस हमारे स्कूल नहीं सिखा रहे बच्चियों को, ट्रेन नहीं कर रहे, ना मेडिकली ट्रेन कर रहे हैं, ना मेंटली ट्रेन कर रहे हैं। तो पेरेंट्स भी नहीं कर रहे, मदर्स भी नहीं कर रही। अगर बच्चे हैं, मेल हैं, तो बाप को इतना जो है वो फ्रैंक होना चाहिए। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी मैं जो है ना वो बड़ा सरप्राइज था आज से 25 ईयर्स अगो, जब यूनिवर्सिटी गया, जी तो मुझे जो है ना वो मेरे रूममेट ने ये चीज़ें बताई कि मेरे अब्बू हमसे जो है ना ये बातें करते हैं कि जी वॉशरूम कैसे जाना है, आप में तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं, जब बेटा आएंगी। तो मैं बड़ा करेक्ट सरप्राइज हुआ। यस मैंने कहा यार तुम्हारे अब्बू ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम तो सोच भी नहीं सकते कि बड़े भाई से या अब्बू से ये बात करें।
तो उनकी ट्रेनिंग ये देखिए वो Yes. इस्लामाबाद था, वहां पे वो एक डिवेल्प्ड एरिया है। हम आज 25 साल बाद भी ये यहाँ पे नहीं देख पा रहे। हम रूरल एरिया में ये जो है वो फ्रैंकनेस बाप की बेटे के साथ, माँ की बेटी के साथ नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? कि वो ट्रेनिंग नहीं है, वो Yes. एजुकेशन नहीं है। इस्लाम ने क्यों कहा कि जी जो है वो इल्म हासिल करना जरूरी है? इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ते रहें। No. इल्म का जरूरी यही है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, मेडिकली अवेयरनेस जरूरी जी, है, जी। बहुत जरूरी है एटलीस्ट उन चीज की। मैं ये नहीं कहता ठीक है जी अलजबरा है या बाकी चीजें हैं, हो सकता है कि कल को आपको काम आए या ना आए, लेकिन ये आपकी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। Correct. ये बहुत जरूरी है। अभी आपने बात की कि इतनी जो इश्यूज हैं, अगर पेरेंट्स ही नहीं बताएंगे, देखें अगर पेरेंट्स ने 13 साल की उम्र में उसकी वो शादी कर दी, तो क्या उस औरत की अपनी शादी नहीं हुई थी? उसको नहीं पता था। अब वो बेहतरीन गाइड हो सकती थी क्योंकि वही माँ थी, उसको पता था, वो इस सारे प्रोसीजर से गुजरी है, लेकिन उसने नहीं बताया, नहीं ट्रेन किया। और मैं वो पहले भी बात की कि इसकी रीजन क्या होती है कि डेथ हो जाती है, जी। फिर कहते हैं जी अच्छी भली थी, पता ही नहीं चला। अब अच्छी भली तो वो तब होगी ना जब वो आपको अपनी पेन का बता पाएगी, जब वो आपको डिलीवर कर पाएगी, जब आप उसको ट्रेन कर पाएंगे, तो फिर ही होगा। आप उसकी जो है वो अर्ली मैरिज करके आपने ना सिर्फ उसका नुकसान किया और पूरी, और दूसरा एक और बड़ा इशू है इसके में। देखिए हम बार बार बात करते हैं जी पॉपुलेशन जो है वो उसके ग्रोथ जी। डेवलप हो रही है जी, बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ तो जी। जब आप 12 13 14 साल की उम्र में करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चियां सरवाइव कर जाएं, तो वो यही होगा कि वो 30 आने तक या 35 40 तक तो वो उनकी जो है वो फर्टिलिटी रहती है, तो उस वक्त तक तो वो 10-12 बच्चे पैदा कर देंगे। तो पहली बात तो यही है कि आप वहां पे कर क्यों रहे हैं? आप उसके साथ उसका बचपन ही छीन रहे हैं। Yes. देखिए अभी तक 20 साल तक बचपना नहीं जाता। आपकी एज आप हम सारे गुजरे हैं इन सारी चीजों में, Correct. तो मेच्योरिटी 20 इयर्स तक नहीं आती। मैं बार बार इस पे कह रहा हूँ कि 18 ईयर रिस्ट्रिक्शन जरूर है, लेकिन ये कोई लॉ नहीं है कि 18 से 19 का हुआ तो आप शादी कर दो। Yes. 18 मीन रिस्ट्रिक्शन है, ये लो जो है वो लिमिट है। आप 20-25 तक रखें, 25 जो है परफेक्ट एज है, 23, 24, 25 ये बहुत परफेक्ट एज है। तब तक आपके बच्चे जो हैं वो मेंटली ग्रोथ कर जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि जी आगे जाके आपने चीज़ों को कैसे रन करना है। और एजुकेशन जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ग्रास रूट लेवल पे ज़रूरी है। हमें, मैं इस प्रोग्राम की जो है ना वो रेफरेंस से ये कहूँगा कि आप भी इसके ऊपर करें कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, जी। डीसी हैं, डीपीओ हैं, सेशन जजेस हैं, फैमिली जजेस हैं, जी। उनको उनके साथ ये मीटिंग ज़रूरी है, या एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं कि वो कहें कि आप कोई ना कोई एक, पहली बात तो ये है कि चाहे आप बाहर से कोई एक्सपर्ट बुला लें, लेकिन आपको अगर फील होता है कि आप किसी मेल को बुलाएंगे डिस्टर्बेंस होगी, तो बहुत सारी फीमेल हैं, करेक्ट, मेडिकली ट्रेन करें, वो बच्चों को आके क्लास में रखें। देखिए एक स्कूल में 1000 बच्चियां होती हैं या एटलीस्ट 500 तो बच्चियां मस्ट हैं, ये मिनिमम है। बाज ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ मैंने देखी है जिनकी तादाद 6-6 हज़ार जो है ना वो फीमेल वहाँ पे हैं। जी, तो एक अगर आप टीचर ही एक ऐसी अपॉइंट कर लें जो मेडिकल से रिलेटेड हो, वो बच्चों के जो हैं, आप एक डॉक्टर जो है ना वो कर लें, एक साइकेट्रिस्ट कर लें। आप यस, इतने लोगों को ऐसे ही तो हायर कर रहे हैं, यस, तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकते? वो बच्चियों को ट्रेन करें, वो बच्चियों को बताएं, जी, और वो ट्रू जो है वो उनकी फैक्ट्स होंगे, तब फिर बच्चियां भी एटलीस्ट पेरेंट्स को या माँ को एटलीस्ट बताने वाली होंगी कि माँ मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, करेक्ट, मैं अभी ये नहीं हूँ कि मैं फैमिली संभाल सकूं, तो आपकी मेहरबानी है मुझे 2 साल 3 साल 4 साल और दे, मैं ताकि इस लेवल पे आ सकूं, मैं ये समझ सकूं कि मुझे फैमिली रन करनी है।
तो ये बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से। एक और आयरॉनिक बात बताऊँ कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको ना हम लोग एज़ कंसिडर करते हैं। जैसे आपने बात की कि जो दोस्त थे वो कह रहे थे हम अपने वालिद से ये बात करते हैं ये वो, एंड वी वर क्वाइट शॉक्ड टू नो। एंड मसला ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हम कंसिडर करते हैं कि बहुत टबू हैं और इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, शेम, ओ माय गॉड, ऐसी बातें नहीं करनी, या बड़ों से नहीं करनी है बातें। और साथ साथ ये भी हो रहा था कि आप जल्दी शादी भी करा रहे हो। लाइक मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आप बच्चों से बात भी नहीं करना चाहते कि ना स्कूल पे आप प्रेफर करोगे कि हमारे बच्चों को सिखाया जाए, ये कौन बातें सिखाता है स्कूल में, ये बातें हैं या ट्रेनिंग हो रही है, जो भी इस किस्म की बातें कौन बच्चों को, हमारे तो बच्चे हैं अभी, और फिर एक तरफ ये शादियां भी जल्दी हो रही हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है माइंड में। इश्यू यही है, मैं वही कह रहा हूँ, हमने बच्चियों की शादियां एक बर्डन बना लिया हमारे ऊपर। सोसाइटी में ये भी बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या होता है जी, एक कंसेप्ट आ जाता है जी, बड़ी हो गई तो रिश्ते नहीं आएंगे जी, एज ज़्यादा हो गई तो जी यही तो एज है इनकी शादियों की, तो ज़्यादा एज हो गई तो जी बड़े मसले हैं, बड़े मसाइल हैं। फिर हमने जो है वो सोसाइटी में जो बच्चियों की शादियां खुद हमने जो है वो मुश्किल कर दी हैं। जहेज की मद में हमने जो है वो जी ये सारा कुछ देना है। आप देखें अभी भी, मतलब मैं खुद मतलब इसका आप कह लेंगे विक्टिम हूँ। विक्टिम मीन इस लिहाज से कि हमारी भी जो शादियां हुई हैं तो इतना सामान आ गया कि जी वो सारे अभी तक चल रहा है, बच्चे बड़े भी हो जाएं तो वही सामान है। हम जो लाइफ की बेसिक नीड्स है उसके ऊपर नहीं सोचते। एक बेटी पैदा हुई तो जी अभी से शुरू कर दिया जी, उसके बिस्तर बनाने हैं, हाँ जी। बर्तन बनाने हैं जी, वो करना है, ये करना है। एक बच्ची की शादी करनी है तो आपने ये सोच लिया है कि हमने इसके ऊपर 30 लाख लगाना ही लगाना है जी। तो अब वो किसके लिए करते हैं हम? लोगों के दिखावे के लिए। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब देखें, हमें इस्लाम कहाँ पे याद आता है? जहाँ पे हमें ज़रूरत है। यहाँ पे हमें इस्लाम नहीं याद आता। इस्लाम कहता है कि सिंप्लीफाई करो निकाह को। अगर आप निकाह को आसान करेंगे तो जना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम जना को आम कर रहे हैं, निकाह को मुश्किल कर रहे हैं। अब निकाह को इतना आसान करें। अब जब निकाह आसान होगा तो फिर ये जो अर्ली मैरिज के इश्यूज हैं ये भी नहीं होंगे। करेक्ट। पेरेंट्स को ये नहीं इश्यूज आएंगे कि जी वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं जी, एज कम है। अब जो सिंध में है इश्यूज क्यों हैं जी? बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है, मेच्योरिटी हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब मर्द ज़्यादा एज के होते हैं और छोटी एज की बच्चियों को उनको निकाह में दे दिया जाता है। वो कहते हैं जी कुछ भी ना दो। ये जहेज का ये एक वही वो लानत है डॉवरी की जो है, जिसके ऊपर ये इश्यूज बनते हैं। अब वो छोटी उम्र की बच्चियों के साथ निकाह कर लेते हैं और कुछ जैसे वो वन्नी की रस्में हैं, जो वो मर्डर हो गया उस सूरत में 2 कबीलों की लड़ाई है। तो क्यों, मतलब हर सोसाइटी में वीमेन ने ही जो है वो बियर करना है कि मतलब बच्चियों को ही है। तो अगर आप इन चीज़ों को, वो वही बात है एजुकेशन, उसको आम करेंगे तो अवेयरनेस देंगे तभी ये आएगा। जब एक बच्ची खुद स्टैंड कर जाएगी ना कि नहीं मैं आई एम नॉट स्टिल फिट फॉर द मैरिज, तो तब ही आप शायद इसको रोक पाएंगे। मसला ये कि हमें लगता है कि औरत जो है अगर वो उसको अपने राइट्स पता हो जाएंगे या वो खड़ी हो जाएगी तो लोगों को लगता है कि ये लाइक इंटिमिडेटिंग लगता है लोगों को कि, लेकिन वो ये भी भूल जाते हैं कि उसमें उसका ही फ़ायदा है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ, उसकी फ्यूचर सब सिक्योर हो जाएगा, उसका फ़ायदा, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। इसका मतलब है वो खुद के लिए खड़ी हो रही है, नॉट कि वो किसी के लिए थ्रेट है। बिल्कुल। उसके इनफैक्ट उसकी फैमिली को, उसके शौहर को अगर है तो उनको प्राउड फील करना चाहिए कि ओके ये खुद कुछ कर सकती है, किसी काबिल है, इन नॉट के सोचना चाहिए कि नहीं नहीं इसको दब के रहना चाहिए। अब देखिए ना, मतलब एक वही बात, इश्यूज क्या होते हैं कि वही फैमिलीज, ये जो हम ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है। अब सेकंड इशू जब ये बनते हैं बच्चों की डिलीवरी के जो जब मामला आते हैं तो जी वो हमने फीमेल से करवाने हैं। भाई आप बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे, बच्चियों को आपने पढ़ाना नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपको फीमेल चाहिए। तो भाई अगर आपको डॉक्टर फीमेल चाहिए, अगर नहीं होंगे तो फिर आप वो जो ये हैं
अब क्या उसको कहते हैं, नीम हकीम जो दाइयाँ हैं उनके पास जाना शुरू कर देंगे। तो वो जब प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं होगी, तो फिर डेथ रेट बढ़ेगा। यस वो चाइल्ड बर्थ जो है, वो उसके जो बेबी है, नवमौलूद बच्चों की डेथ है, वो भी उसमें वो ज़्यादा होगी। तो देखें, अब एजुकेशन है, अगर सपोज हम डॉक्टर की ही बात करें तो 20-25 ईयर्स तो उसको उस बनने में ही लग जाएंगे। तो जब हम एजुकेशन को भी ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। और यही ज़रूरी है कि देखिए, डॉक्टर एक एमबीबीएस का ही ज़रूरी नहीं है, जी बहुत सारे इसमें शोबे हैं, नर्सिंग है, एलएचवी है, और बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें है। करेक्ट आप बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आएं, जी वो आपके हेल्पिंग हैंड हो, अर्निंग में नहीं है, ये आपकी ग्रोथ में ही जो है वो हेल्पिंग हैंड होंगे। तो एक साइड से हम उस तरफ कर रहे हैं, डिमांड्स हमारी और हैं, डिमांड्स में हम कह रहे हैं कि जी वो बच्चियाँ ही हों, लड़कियाँ ही हों, फीमेल डॉक्टर्स ही हों, लेकिन दूसरी साइड पे हम उनको पढ़ाना भी नहीं है। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में शादी भी कर देनी है, और बाद में हमने इस चीज़ पे रोना भी है कि जी गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रही। अब वहाँ पे गवर्नमेंट भी क्या करे, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी क्या करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि यही इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं, इनको चाहिए कि आप एक कोलैबोरेशन से करें। आप इन सोसाइटीज़ को, इन ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलें, और जैसे मसावी की आपने बात की, जी आप इनके प्लेटफॉर्म को जो है इनको सपोर्ट करें कि भाई आप करें, वी आर ऑन द बैक ऑफ यू, वी आर फुली सपोर्टिंग यू इन ईच एंड एवरी फील्ड। जब आप इस तरीके से करेंगे तो उनको भी नहीं लगेगा कि ये एनजीओ है, उनको भी नहीं लगेगा कि ये जो फीमेल हैं वो हमें कर रही हैं। ग्रास रूट लेवल पे वही बात, जब आप एजुकेशन में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे, एक जो है वो फीमेल अपॉइंट कर देंगे कॉलेजेस में, स्कूलों में। अभी फिलहाल आप अगर नहीं कर सकते, बजट्स के इशू हैं या जो भी है, जी तो आप इन्हीं से जो है वो, जैसे वो मसावी से ही आप ट्रेनर ले लें, आप जो है वो सोशल एक्टिविस्ट ले लें, वो आएँ और वीकली मंथली जो है वो बच्चियों को इन चीज़ों के ऊपर लेक्चर दें। आपको मेडिकल डॉक्टर्स मिल जाएंगी, उनको आप ले लें। जी तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर एरिया टू एरिया, जैसे ग्रास रूट लेवल पे जाके, वो भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की मेंटल, अच्छा अब एक और बात बहुत ज़रूरी है जी कि जब हम बात करते हैं ना कि स्पेशली सिर्फ ये जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस करें, तब भी लोग समझते हैं कि पता नहीं इनके क्या बेनिफिट जो है ना, वो इनके क्या मफादात हैं, क्या ये चीज़ें हमसे गेन कर रहे हैं, क्या कुछ ले रहे हैं। वो एक रूमर्स जो है ना वो फैला दी जाती है। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जो आपकी पार्टिसिपेशन वहाँ पे हो, इस तरीके से हो कि अगला बंदा फील भी ना करे कि हमारी ट्रेनिंग हो रही है। जब आप स्पेशली ट्रेनिंग के नाम से करेंगे तो शायद वो फील करेंगे। जब आप एक हिस्सा बना देंगे आपकी लाइफ का, तो एक जर्नल सी जो है ना वो मीटिंग्स जो है ना वो रखना शुरू कर देंगे, जहाँ पे लोग होते हैं, या फिर जिन जो जैसे शादियां हैं या फिर ऐसे कोई मामला होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे लोग आप फैला दें, क्योंकि ये गलत नहीं है। जो जनरली बात करें उनके ऊपर, जी जो फीमेल सेशंस होते हैं उनके ऊपर बात करें, तो उनको अगर ट्रेन करें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा इस लिहाज से। करेक्ट सिंध की एक और एक चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। जो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ अमेंडमेंट्स रिकमेंड की थी उनके अपने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कि औरतों को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं। तो मैं पोलिगमी के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ पेनल्टीज़ के बारे में जिक्र किया था जो इलीगल सेकेंड मैरिजेस की बात आती है स्पाउसेस की तरफ से। तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि जो कंप्लेन प्रोसेस है उसमें बीवी को अलाउ होना चाहिए कि वो कंप्लेन फाइल कर सके पोलिगमी को लेके, जो कि अमेंडमेंट है ऑफ रूल 21 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ। तो पनिशमेंट जो है वो कहते हैं कि इलीगल सेकेंड मैरिजेस की भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, जो सेक्शन 6 है उसके अंदर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। तो इसके बारे में कोई अपडेट है रिगार्डिंग दिस? जी, अभी तक ना ये इशू चल रहा है। ओके रिसेंटली अभी लॉ इस पे ऊपर बना था, और जो है ना, अच्छा अब वही बात देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास केसेस सामने आते हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के आते हैं। क्यों इस्लामाबाद के ही आते हैं इश्यूज? क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस है, वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे जो है वो, अब
वहां पे जजेस ने पनिशमेंट्स दी, फाइन्स किए 5-5 लाख। अब इस्लामाबाद में पॉलीगैमी के ऊपर जो है वो वर्किंग, देखें पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉलीगैमी है क्या। जी बिल्कुल। और एक से ज्यादा बीवियां जो है, फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन 6 है इसके ऊपर पॉलीगैमी का रूल 21 है, ये रिपग्नेंट टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है। आप पॉलीगैमी को अलाउ करें, इस्लाम ने क्योंकि अलाउ किया है Yes. और इस्लाम वाहिद मजहब है जहाँ पॉलीगैमी है, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं रहे, उसकी मिथ को समझ नहीं रहे। पॉलीगैमी क्यों कहा गया? अरब में ये चीजें थी, वहां पे एक से ज्यादा शादियां थी। इस्लाम ने कहा क्यों था? क्योंकि वहां पे फीमेल की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो फीमेल को एक प्रोटेक्शन देने के लिए कहा गया कि एक मर्द जो है वो 2-3-4 शादियां करे। अब वो वहां पे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, अभी भी है, वो बहुत ज्यादा शादियां करते हैं, तो वहां पे वो है। अब यहाँ पे क्या है कि एक मर्द अपने 2 बच्चों को नहीं पाल सकता, Yes. एक बीवी को नहीं पाल सकता, तो वो जी दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी में क्यों की है जी? देखिए इस्लाम आपको शादी लस्ट के लिए नहीं कह रहा, वो एक मैकेनिज्म बता रहा है। शादी एक इंस्टीट्यूशन है, एक पूरा एक प्रोसीजर है, आपने एक फैमिली रन करनी है। पॉलीगैमी मतलब अलाउड है, Yes. होनी चाहिए, ये इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन, मैं कहता हूँ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं उनके ऊपर। देखिए कुरान भी कहता है कि तुम्हें इजाजत है 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। वो आयत है, उसका तर्जमा है कि 4 बीवियों की इजाजत है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो 1 ही काफी है। तो कुरान ने भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 के ऊपर। इस 1 के ऊपर कोई नहीं सोचता। ये पहली वाली जो है वो जुमला सारा निकाल लेते हैं जी, 1 2 3 4 4 की इजाजत है। इस्लाम ने 4 की इजाजत कब कही? जब आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं, जब आपको लगता है कि आपके 20 बच्चे भी होंगे तो आप उनकी बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं। मैंने पहले ये बात की, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप भेड़ बकरियां पैदा करो, इस्लाम ने कहा कि आप इंसान पैदा करो। आप इस्लाम ने कहा कि उनकी एजुकेशन आपके ऊपर फर्ज है, उनकी तरबियत आपके ऊपर फर्ज है, उनकी ग्रोथ, उनकी हेल्थ आपके ऊपर फर्ज है। अब आपकी पहली बीवी से 4 बच्चे हैं, अब आपको जो है ना वो 20 साल के बाद याद आ गया कि जी सेकंड मैरिज भी करनी है, या तब भी याद आ गया, आप फर्स्ट के राइट तो पूरे नहीं कर रहे, सेकंड के कहाँ से करेंगे? तो जो आपने कहा कि पॉलीगैमी के ऊपर अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जरूरी है लॉ। अब देखिए हम करते क्या है, लॉ बनाते हैं और वो भी ऐसे बनाते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन का जवाब ही नहीं बनता जी। आपने क्या किया कि पॉलीगैमी के ऊपर बना दिया और उसकी पनिशमेंट भी 6 मंथ ही रखी, फाइन भी जो है ना वो ही रखा। अब अगर आपने 6 मंथ पनिशमेंट रखनी है, बात वहीं पे आ गई कि लोग करते हैं परमिशन। फिर आपने कहा जी परमिशन सीख करें, परमिशन सीख करने के लिए भी आपने वो कहा कि जी इसको जो केसेस हैं वो जो यूनियन काउंसिल होगी, वो जो आर्बिट्रेशन होगी वो केस फाइल करेगी, और अगर इसको 1 साल गुजर गया तो नहीं कर सकते। अब आप खुद उनको रास्ते बता रहे हैं कि जी आप मैरिज करें, 1 साल उसको जो है वो हाइड रखे, और उसके बाद जो है वो कहते जी, उसके बाद ये रूल 21 कहता है जी कि किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि 1 साल से ज्यादा हो गया है तो वो उसके ऊपर करे, तो कैसे पता चलेगा? अब देखें वो जो फीमेल है उसके पहले राइट्स पूरे नहीं हो रहे, अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है, वो फीमेल ही आपको अलाउ कर देगी, उसको क्या जरूरत है आपको रोके? अगर आप उसकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, आप उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। अब होता ये है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जी पहले 2 3 4 बच्चे हैं पहली बीवी में से जी। तो जी छोड़ दिया, और वो भी है, अब उसको खर्चा नहीं मिल रहा। मेरे पास एक केस चल रहा है, आप बिलीव करें, दूसरी शादी कर ली, सामान जहेज पहली बीवी का है, अब दूसरी वो भगा के ले आया है, 4 बच्चे हैं, आप 2 साल से उसको खर्चा नहीं दिया है, बच्चे रुल गए हैं, अब वो कहाँ पे जाएगी? अब वो मेरे पास आई, अब मैंने, आप यकीन करें कि दुख होता है
कि कोर्ट प्रोसीजर इतना लेंथी है कि Yes. पिछले 1 साल से एविडेंस ही नहीं हो रही। जैसा वो कहते हैं जी बर्डन बहुत है जी, हो रहा है जी, ये हो रहा है, खर्चा नहीं, अब उन बच्चों का खर्चा नहीं मिल रहा। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को पालें या अपने बच्चों के बच्चों को भी वही पालेंगे, कहाँ करेंगे? अब अगर वो तो फिर भी चलें, वो खुद कुछ काम कर रही है, बच्चे जो है ना वो उसके वालिदैन कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे वालिदैन नहीं होते उनकी जी। डेथ हो जाती है, वो क्या करेगी? फिर बेराह रवी का शिकार ही होना है, फिर आपने गलत साइड पे ही जाना है। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और वो कब आएगी? अवेयरनेस से। जब आप इसके ऊपर भी अमेंड करेंगे, इसके ऊपर भी आप लॉज बना देंगे और स्ट्रिक्ट कर दें Strict, yes. कि भाई अगर आपको सेकंड मैरिज करनी है तो ये क्राइटेरियाज हैं, इनको आप फिल करेंगे, इनको आप compete करेंगे, Yes. तब आप अलाउ होगा आपको। जब आप मतलब आपने अगर सेकंड मैरिज करनी है तो छुप के क्यों करनी है? अल्लाह ऐलान करे ना, आप बताएं कि ये जी मैंने अपनी फर्स्ट वाइफ के अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में इतने पैसे मैंने रख दिए हैं, ये जी 50 लाख उनके लिए पड़ा है, कल को मैं नहीं पे कर पाता, कुछ भी नहीं है, तो मैंने उनके लिए इतना कुछ कर दिया है, ये मैंने राइट कर दिया। अब ये भी जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल तो है ना, आप Yes. तमाम राइट्स की बात करें। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये ही नहीं पूरे हो पाते, फिर क्या आप उनकी फिजिकल नीड पूरी कर पाएंगे? वो भी सर्टिफिकेट वो इम्प्लीमेंट करें। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये हम इस्लाम से नाराफ नहीं कर रहे, ट्रू जो उसकी मिथ है उसको लेके आ रहे हैं जी। कि इस्लाम आपको कहता है कि अगर आप 4 में नहीं इंसाफ कर पा रहे, 2 में नहीं इंसाफ कर पा रहे, तो आपके लिए एक काफ़ी है। Yes. उसके ऊपर फोकस करें, उसके राइट्स को आप देखें, उसके बच्चों के राइट्स को देखें, लेकिन हम उनको नहीं देख रहे। जी। हमें क्या होता है जी, इस्लाम ने अलाउ किया है, भाई इस्लाम ने आपको अलाउ किया है, लेकिन इस्लाम ने जो चीज़ें रखी हैं आप उसके ऊपर लॉ बनाए ना, आप उसके ऊपर ये ज़रूरी करें ना कि मेडिकली आप के वो हैं, इतने फिट हैं कि आप 4 लोगों को जो है वो compete कर पाएंगे, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि आप 4 बीवियां और उनके आगे जो है ना वो कोई 12 बच्चों को भी जो है ना वो कर पाते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि और फिर ये एक्सेप्शनल केसेस ही आएंगे ना, जी। लेकिन जब आप लॉ बनाते हैं या वो इस तरीके से कर देते हैं तो वो एक जनरल पब्लिक के लिए होता है। तो फिर हर बंदा कह देता है जी पॉलीगैमी अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है, लॉ में अलाउड है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अब देखिए जो पॉलीगैमी वो करते हैं, फिर जब वो पहले बच्चों के राइट्स या उस पर नहीं हो गए Yes. तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर स्टेट आती है जिसने ये लॉ बनाए हैं, जिसने लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिन्होंने इतनी पनिशमेंट, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि अगर ये काम हो तो इम्पैक्ट हो, Yes. ट्रू मीनिंग्स में आए। तो फिर ये वो है, पॉलीगैमी इस्लाम में अलाउड है, लेकिन उसके लिए ये लॉज बनाना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। आई थिंक सरफेस लेवल पे बस लोग देख रहे हैं और उसके इंट्रिकेसीज में नहीं जाते, और चूँकि आपने कहा लॉ का इतनी वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है करंटली, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम विल स्लिप थ्रू द क्रैक्स और हम कर लेंगे जो हमें करना है। आपको परमिशन रिक्वायर्ड हो ना, जब आपको Yes. पता हो, और उस परमिशन की रिक्वायरमेंट ये हो कि आप मेडिकली फाइनेंशियली इतनी सारी चीजें हैं, जब पूरा करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आई औरत को डोंट भी थिंक फिर इश्यूज कोई होंगे, क्वेश्चन भी करेगा। क्वेश्चन भी नहीं करेगा। Yeah. लेकिन आप पहलों को छोड़ के, पहले बच्चों को छोड़ के अगले की वो कर रहे हैं और वो भूखे मर रहे हैं, फिर हम क्यों पॉवर्टी के नीचे हैं? देखिए आप उनकी एजुकेशन भी नहीं पूरी कर पा, आप उनका खाना ही नहीं पूरा कर पा रहे, Yes. एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो आप कहेंगे जनाब जो है ना वो अलाउड है। तो जब आप इन चीजों के ऊपर लॉज बना के स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो हम ट्रू जो है वो लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। फिर ये है, और ये बहुत ज़रूरी है जो हमारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं Yes. या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके ऊपर भी काम करें। हमें, मैं वही कह रहा हूँ, ये गलती कहाँ पे होती है? जब हम समझा नहीं पाते, जब हम उनकी असल जी, हमारे पास एक जवाब है, एक कोई बंदा आके पूछता है कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं पॉलीगैमी के अगेंस्ट, ठीक है, जब इस्लाम कहता है तो इसका मतलब है कि जी मतलब आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, जी, जी, जी यहूदियों की लॉबी है जी, वो कहते हैं जी मुसलमान ना बढ़े। भाई मुसलमान बढ़े, बढ़नी चाहिए ग्रोथ। मैं उसको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे जी। जो है वो क्लास फेलो थे, माशाल्लाह अभी भी हैं, यूएसए में होते हैं, रियाजुर रहमान साहब। तो
मैंने उनसे पूछा, ऐसे ही जनरली बात हो रही थी। जी। मतलब हमारे वहाँ पे फॉरेनर्स भी थे, तो लुकमान नाम था, चाइनीज़ था, मेरा क्लास फेलो था। तो मुझे उसने ऐसे जनरली बात की। मैंने उससे पूछा कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव? तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन हाउ मेनी? तो मैंने मतलब पता नहीं था उन चीज़ों का। तो मैंने कहा हाउ मेनी मीन्स हाउ मेनी? कहता नो, देयर इज़ ओनली वन अलाउड इन चाइना। चाइना में एक बचेगी। तो कहता है वी हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो वो एक अकेला था। मुझे उसने पूछा तो मैंने कहा जी हम 5 भाई 3 बहनें। वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि जी आप 8 लोग हैं। तो वो साथ में रियाजुर रहमान बैठा था। तो कहते जी इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? कहता वी हैव 19 ब्रदर एंड सिस्टर थे। तो मैंने उससे मजाक से पूछा, अब ये लॉ का हमारा फर्स्ट ईयर था और एज वाइज भी हम 18-19 साल के थे। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी जो है वो आप कौन से नंबर पे हो? कहते जी मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ। मैं वो 19 साल का था और 19 बहन भाई थे वो। तो इससे अब मैंने उसको ऐसे ही मजाक में कह दिया, मैंने कहा लगता है कि कोई बहबूदेबाजी वाले आपकी तरफ आए नहीं है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मतलब वो शुरू हो गया जी ये मतलब एक लॉबी है जो रोक रही है कि ये इस अच्छा। तरीके से। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमें वर्क करने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने इंसान पैदा करने के लिए। आप 10 बच्चे पैदा करके किसी के पास वो शर्ट नहीं है, किसी ने जो है ना वो आपका ट्राउज़र नहीं पहना है, किसी की वो चीज़ें नहीं है। अगर आपने उनको सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियां ही बनाना है, पैदा करके फेंक देना है। अल्लाह ताला ने अगर रिज़्क का जिम्मा लिया है तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जी वो गधे पैदा किए जाओ। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उनकी परवरिश करो। यस। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी तो देखो। तो जब हम समझा नहीं पाते ना उनको कि जी असल ट्रू मीनिंग ये है, आप गलत सेंस में समझ रहे हैं। आप करें 1-2 बेबी ले लें, उनकी पूरी तरबियत करें। करेक्ट। वो बेहतर है कि आप 10 पैदा करके मजदूर बनाते जाएं। वो बेहतर है कि आप 2 पैदा करके इंजीनियर, डॉक्टर बनाएं, एडवोकेट बनाएं, जजेस बनाएं, या जो भी है वो बेहतर है। या आप उनको एजुकेशन दें, वो बेहतर है। या आप उसको किसी न किसी अच्छे फील्ड में लेके जाएं। तो वो 2 बेहतर हैं कि वो इतने जो है ना वो आप बना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। कौन सा इस्लाम है भाई ये कि पॉलीगैमी में आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? आप अपनी लस्ट के लिए कर रहे हैं। तो लस्ट ये एक सोच की बात है। तो अगर आप लस्ट के लिए कर रहे हैं तो फिर वो इस्लाम अलाउ नहीं करता। इस्लाम उसको बैन करता है, उस पॉलीगैमी के अगेंस्ट है। कुरान में भी, अहदीस में भी, हर लिहाज से भी वो पॉलीगैमी इस्लाम को काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ पे वो लॉज होने चाहिए अगेंस्ट। और जो आपने बात की कि कंप्लेन, तो कंप्लेन ये वीमेन का राइट है जी। देखिए, मैंने कहा वो कंप्लेन कब करेगी? जब उसको हमने सोशल मीडिया पे देखा जी, फर्स्ट वाइफ खुद लेके गई, उसने शादी करवाई। क्यों लेके गई उसने शादी करवाई? जब उसको पता है कि मेरे सारे राइट्स कंप्लीट हैं, मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन में हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर उसके अपने पास कुछ नहीं है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर आप उसको राइट क्यों नहीं देंगे कि वो कंप्लेन करे? यस। क्यों? यूनियन काउंसिल ने हेडेक लेनी ही नहीं है भाई। ये पेन यूनियन काउंसिल की थोड़ी है। इसको बियर कौन कर रहा है? विक्टिम कौन है? विक्टिम तो वो फीमेल है और कंप्लेन करेगी यूनियन काउंसिल। क्यों? आर्बिट्रेशन करेगी जी फैमिली कोर्ट में, और अगर साल गुजर जाएगा तो वो फिर नहीं करेगी। क्यों भाई? मामला तो ये है कि कंप्लेन तो विक्टिम ने करनी है जी। जो इससे अफेक्टेड है। जो अफेक्टेड है आप उसको राइट ही नहीं दे रहे। वो कुछ कर ही नहीं रही, वो कुछ कर पा ही नहीं रही। तो ये फंडामेंटल राइट्स है कि जो विक्टिम है वो कंप्लेन करे। आपने उससे कंप्लेन का हक ही ले लिया। आपने कहा नहीं जी वो कंप्लेन नहीं कर सकती, आर्बिट्रेशन जाके कंप्लेन करेगी। क्यों भैया आर्बिट्रेशन करेगी? फंडामेंटल राइट्स है, वो उसका राइट है। इफेक्टेड वो है, विक्टिम वो है, सारे इश्यूज उसके साथ हैं, तो कंप्लेन भी वो करेगी। और इसके ऊपर फेडरल शरीयत कोर्ट को भी और बाकी चीज़ों भी है, लॉज होने चाहिए। और इसकी जैसे वही बात पहले पे की कि पनिशमेंट इतनी एग्जाम्पलरी होनी चाहिए कि दूसरा कोई बंदा इस तरह सोचे ना। ये एक बड़ी सिंपल सी है। इंग्लैंड में मैक्सिमम पनिशमेंट है फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है जी। जी। अब कभी आप सोचेंगे वहां पे फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती? हमारे यहाँ पे जो आपने जो भी कोई फेक बनाना है आपको वो डोर स्टेप पे मिलता है। आप
कोई भी डिफेक्ट डॉक्यूमेंट आप सोशल मीडिया से उठाते हो, मतलब प्रिंट मीडिया से आपने वो चीज़ें ली हैं, उसको प्रिंट किया है, स्टैम्प किया है और आपने उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब आप उसके लिए पनिशमेंट्स एग्जाम्पली रखेंगे, लोग ऑटोमेटिकली डरेंगे। या तो एक चीज़ है, या तो आप वो जापान वाली तरबियत दें कि पिछले 15 साल से वहाँ पे जो है कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई इश्यूज नहीं है, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं है। या तो आप ट्रेन ऐसे करते हैं ना, बच्चों की Yes. तरबियत ऐसी करें। अगर नहीं है तो फिर आप लॉज ऐसे बनाएं कि उनको पता हो कि ये लॉज हैं। इस्लामिक लॉज इस लिहाज से हैं, देखिए जी, जब हम बात करते हैं ये गल्फ एरियाज की, UAE की या सऊदीया की, वहाँ पे अभी भी चोरी पे हाथ काट दिए जाते हैं, नहीं होती चोरियाँ। या तो आप उतने स्ट्रिक्ट कर लेना, तो ये पॉलीगैमी के ऊपर भी आप उसको राइट दें Yes. और उसकी एग्जाम्पली पनिशमेंट दें, वो लॉज अमेंड करें और बनाएं। जी। आपने फिर लॉ बना के अगर तो खेलना ही है कि जी 6 महीने की पनिशमेंट है जी, फाइन है, वो हुआ है नहीं हुआ, और एक फेक न्यूज उसको किसी ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज करके उन्होंने एक कमेंट दे दिया कि जी रिपग्नेंट टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम है, उसकी ना मिथ को देखा, ना उसके आर्गूमेंट्स देखे, ना उसके दलाइल देखे, ना उसकी जो डिसीजंस देखे, कुछ भी नहीं देखा। वो एक जुमला उठाया और जनाब जो है वो सोशल मीडिया ने या प्रिंट मीडिया ने उसको प्रिंट कर दिया जी, जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो सेक्शन है वो रिपग्नेंट टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम है, तो लिहाजा इसका मतलब है हमें अलाउ हो गया जी, पॉलीगैमी स्टार्ट हो गई है। अब उसके ऊपर लोग जो है वो फिर वही वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये तभी ज़रूरी है जब जो इदारे हैं, Yes. जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मिलके काम करेंगी। जब आप अवेयरनेस फैलाएंगे, जब आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों को बताएंगे कि भाई ये ट्रू जो है वो शेप है इस चीज़ Yes. की और इसके ऊपर हमें वर्क करना है और इसको समझना है, तो ये तभी मुमकिन है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आई थिंक काफ़ी गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पे, जिनको आई होप जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। वी एज अ सोसाइटी जिस जिस एरिया में हम काम करें, हम इस पे जो जो एफर्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से वो हम करें। एंड टू दोज वॉचिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा इफ़ यू हैव एनी थिंग टू शेयर विद अस, कोई सवालात हैं कुछ भी, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू engage with you. And thank you so much for joining. Thank you and take care. Khuda Hafiz.